स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2026 का जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर, जो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बताता होगा कि आप जितने भी पेड कोर्सेज लेते हैं या कोई भी उसमें जाइएगा, आपको ये जो है संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि पेपर में यदि घुमा के भी कुछ आता है तो आपको वो पढ़ना चाहिए। तो ये जो मेन आर्टिकल्स हैं आज हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में शिक्षा से संबंधित आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो मूल संविधान दैट मीन्स क्या होता है कि जब संविधान बना था हमारा तब वो मूल संविधान था। उसमें तब कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, तो उस टाइम पे उसमें 395 अनुच्छेद थे और शेड्यूल दैट मीन्स अध्याय जो थे वो कितने थे, 8 थे। अभी वर्तमान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो टोटल 470 आर्टिकल्स हैं और अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो ये आपका ये जो वीडियो है वो पंचायती राज जो दिया है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे पंचायती राज से संबंधित भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, प्लस SC ST OBC जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, रेज होंगे, तो ये सारा वीडियो जो है ना इसको कवर अप करेगा। तो प्रारंभ में शिक्षा प्रांतीय या राज्य सूची में था, तो दैट मीन्स कि किसी भी, जैसे मध्य प्रदेश है, जब शुरू में प्रारंभ में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब शिक्षा से संबंधित कुछ भी यदि बनाना है तब उसका अधिकार किसके पास था, तो राज्य सरकार के पास था, स्टेट लिस्ट, ठीक है। बट 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो अब जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, लेकिन जिनने जस्ट इनिशियली स्टार्ट किया है तो मैं बता दूं कॉन्करेंट लिस्ट होती है समवर्तीय सूची। दैट मीन्स कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन। राज्य सरकार भी अपने राज्य की शिक्षा की उन्नति के लिए कोई भी एक्ट या नियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी उस पर काम कर सकती है। जैसे अभी NEP 2020 जो है वो लागू हुआ था 29 जुलाई को। उसके बाद ये केंद्र ने बनाई थी ये नीति और उसके बाद मध्य प्रदेश में ने भी इसको फॉलो किया। तो एक मैं आपको की फैक्ट देते जा रही हूँ कि भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, उसका आंसर होगा कर्नाटका। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा राज्य था जिसने NEP 2020 लागू किया था अपने स्टेट में, ठीक है। तो ये 42वां संविधान संशोधन आप याद रखेंगे जो 1976 में हुआ था, जिसमें शिक्षा को उठा के किस में डाल दिया गया था, समवर्तीय सूची में। दैट मीन्स केंद्र व राज्य दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षा पर नियम बनाना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 29 लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा। तो आप देख रहे हैं मदरसा खुला हुआ है मुस्लिम्स के लिए, तो वो मदरसा खोलने की इजाज़त कौन देता है, तो आर्टिकल 29 देता है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, तो हमारे भारत में जैन, सिख और मुस्लिम्स, ये जो है ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं। इनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा के लिए ये मदरसे खोल सकते हैं जहाँ पर वो अपनी लिपि, भाषा या संस्कृति के बारे में अपनी जो कम्युनिटी है उसको उससे बताएंगे कि हाँ ये हमारी लिपि है, ये हमारी संस्कृति है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 30 किस चीज़ के लिए है, तो अल्पसंख्यक अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित व संचालित कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यूपी में सबसे ज़्यादा मदरसे खुले हुए हैं, तो वो क्या है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिसमें वो अपनी आयत वगैरह या उर्दू वगैरह या जो भी उनकी लैंग्वेज है उसको उसमें वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो ये अधिकार उनको किससे मिला है, तो अनुच्छेद 30 के तहत मिला है। अब अनुच्छेद 15(3) की यदि मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 15(3) अनुच्छेद 15(3). अब आप सिर्फ अनुच्छेद 15 अकेला याद करके नहीं जा सकते क्योंकि अब MPPSC थोड़ा अपग्रेड हो गया है, मॉडरेट पेपर बनाने लगा है। तो अब वो सब जो है ना सब उससे भी पूछ लेता है कि यदि अनुच्छेद 15(3) है तो उसको एग्जैक्टली अनुच्छेद 15(3) ही चाहिए है।
वो किससे वो रखता है, स्त्री शिक्षा से, वुमेन एजुकेशन। तो किसी भी बात से स्त्री और बालकों के लिए कोई उपबंध में कोई बाधा नहीं होगी, आरक्षण मिलेगा, आयु की छूट मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, महिला रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में 33% है सरकारी नौकरियों में, ठीक है। अनुच्छेद 21A को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि NEP 2020 में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया है। अनुच्छेद 21(1) में 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह संशोधन किया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद इसे शिक्षा का अधिकार 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट द्वारा लागू किया गया। तो यू शुड नो अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कब आया था? शिक्षा का अधिकार 2009 में, ठीक है। अनुच्छेद 21 की यदि मैं बात करूं तो यह आर्टिकल शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता से संबंधित किसी भी छात्र को राज्य या द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसको मैं समझाती हूँ, क्योंकि मैं जब मध्य प्रदेश में थी तब मुझे उतना अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड हुआ था, बट मैं जब पंजाब में आई तब मुझे समझ में आया कि जैसे मेरा बेटा पंजाब में पढ़ रहा है, ठीक है, स्कूल में पढ़ता है। मान लीजिए उधर स्कूल में गुरुद्वारे को विजिट कराने ले जाते हैं, ठीक है। उस दिन मैं अपने बच्चे को, मान लीजिए मैं नहीं भेजती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं, फालतू कुछ पढ़ाई होनी नहीं है, तो दैट मीन्स जो टीचर है वो उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें गुरुद्वारा तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए गुरुद्वारे में जाने के क्या नियम है, क्या 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 चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ये आप कोई भी संस्था हो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार द्वारा अनुदान उसको मिल रहा है, तो उसमें कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को किसी भी धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति के लिए बाधित नहीं कर सकता है। उसकी मर्जी है, वो जाए या ना जाए, वो उसकी मर्जी है। तो ये फ्रीडम उसको कहाँ से मिली है? आर्टिकल 28 से मिली है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, धारा 29(1), ठीक है, 29(1) क्या कहती है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक समूह को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। तो ये धारा 29(1) में बोला गया है, ठीक है। 29(1) में ये बोला गया है। वही घुमा फिरा के बात हुई कि हमें अपनी लिपि और संस्कृति को बचा कर रखना है, तो हम मदरसा खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ईसाई लोग अपना बाइबल है जो स्कूल में पढ़ाते हैं कि इसको रीड आउट करो, उन बच्चों की अलग से क्लासेस लगती हैं। 29(2) क्या कहती है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति या भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि आप किसी भी सरकारी उसमें आप पेपर देते हो तो उसमें धर्म, जाति या भाषा अलग से नहीं डाला जाता है कि नहीं ये इस जाति का है तो इसको इसमें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप रोक नहीं सकते हो। धारा 30(1) क्या कहती है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। घुमा फिरा के वही मदरसा यदि उसको खोलना है तो वो खोल सकता है धारा 30(1) के तहत। धारा 30(2) क्या कहती है कि शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि वह शिक्षा संस्था किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित की जा रही है। दैट मीन्स कि जैसे यूपी है, यूपी में मदरसे हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, तो सरकार भेदभाव नहीं करेगी अनुदान देने के लिए। अनुदान जहाँ मैंडेटरी है वो देगी, ये नहीं देखेगी कि वो किस धर्म की संस्था है या वहाँ पे कौन सी भाषा या किस अल्पसंख्यक द्वारा उसको संचालित किया जा रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं दी जाएगी। शिक्षा संस्था बस होनी चाहिए, उसको अनुदान सरकार बिना भेदभाव किए देगी। तो ये आर्टिकल, अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले और जो आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। DPSP, जिसमें आर्टिकल 41, तो यू शुड नो राइट टू एजुकेशन विद इन द स्टेट एबिलिटी। तो यदि क्वेश्चन आता है कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में मेंशन है, तो एटलीस्ट सारे आर्टिकल्स मत पढ़ो,
थोड़ा एक नज़र डाल लेना, पर आर्टिकल 41 ज़रूर याद करके जाना कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है मेंशन। तो 41A अधिकार देता है हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, अमीर वर्ग का हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो, उसको एजुकेशन लेने का अधिकार है। इसीलिए सरकारी स्कूल में शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। और 6 से 14 साल के बच्चों को न्यूमेरिकली अब आना चाहिए, गिनती आनी चाहिए, और पढ़ने के लिए वो एबल होना चाहिए कि हाँ उनको पढ़ते आना चाहिए। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। NEP 2020 में ये वर्ड जो मैं पढ़ रही हूँ ECCE, ये कहाँ से उठाया गया है? ये आर्टिकल 45 से उठाया गया है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको क्या बोलते हैं? आंगनबाड़ी। पर इनने आंगनवाड़ी को थोड़ा सा इज्जतदार शब्द देकर बोल दिया है बाल वाटिका। ठीक है, तो अब हर स्टेट में एक बाल वाटिका होगी जहां 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, उसको आंगनवाड़ी कहेंगे। और ECCE का फुल फॉर्म यदि आता है तो यू शुड नो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मॉडिफाइड बाय 86 अमेंडमेंट बिल बाल वाटिका आंगनवाड़ी NEP 2020 86वें संविधान संशोधन में परिवर्तित करके ये डाला गया है। ECCE का जो कॉन्सेप्ट NEP में उठाया गया है वो आर्टिकल 45 से उठाया गया है, जिसको नाम दिया है बाल वाटिका, जो किन बच्चों के लिए होगी? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होगी। अब आर्टिकल 46 वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है, सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट है या कमज़ोर वर्ग की शिक्षा। कमज़ोर वर्ग मतलब किस में आते हैं? ये जो कहते हैं ना वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अभी मुझे इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को अलग से बोलते हैं ना, उसको शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में, पर ST SC व कमज़ोर वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये आर्टिकल 46 में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 51A के, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की मैं बात करूँ तो हमें कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं? 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। आर्टिकल 51A के क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा, और शिक्षा अब मदर टंग या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मातृभाषा व भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 350A क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर मतलब कि जैसे अभी मेरा बेटा है वो कक्षा 1 में पढ़ रहा है और उसको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, क्योंकि ये यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, तो वो हिंदी भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा और पंजाबी भी पढ़ेगा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल से मिला है हमें? आर्टिकल 350A। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा और क्या है? NEP 2020 में क्लास 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देना है, ये बात मेंशन की गई है। आर्टिकल 350B क्या कहता है? अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी एक नियुक्त होगा। आर्टिकल 246 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्र व राज्य संबंध, दैट मीन्स शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हो गई है, कॉन्करेंट लिस्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976। आर्टिकल 275 क्या बोलता है कि जनजातीय क्षेत्रों की शिक्षा के लिए अनुदान देना जरूरी है। आर्टिकल 343 बोलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी। ये जो लोग कहते हैं ना, जैसे आप किसी स्टेट में जाते हो और बोलते हैं कि नहीं मराठी में बोलो, उन्होंने कहा नहीं पंजाबी में बोलो, तो आप उसको बोल सकते हो कि आर्टिकल 343 बोलता है कि भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, व लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो ये हमारे संविधान में साफ शब्दों में कहा गया है, संघ की राजभाषा, दैट मीन्स भारतवर्ष की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो दीज आर दी टोटल आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए थे। तो आपको एटलीस्ट एक नज़र इसमें ज़रूर डालना है कि पेपर में यदि कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे कंप्लीट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।